आइए आज हम लोग नीट के अंसाल पेपर में 7वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति। तो कह रहा है 2 persons ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड ऑफ ए बोट। तो एक नाव है, उस नाव में 2 व्यक्ति हैं, एक का वजन 55 किलोग्राम है और दूसरे का द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, और दोनों नाव के एक एक छोर पर यानी किनारे पर बैठे हुए। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर एंड वेट 100 kg। जो नाव की लंबाई है वो 3 मीटर है और नाव का वजन 100 किलोग्राम है। तो कह रहा है द 55 kg मैन वॉक अप टू द 65 kg मैन एंड सिट विद हिम। तो 55 किलोग्राम द्रव्यमान का जो व्यक्ति है वो 65 किलोग्राम द्रव्यमान वाले की तरफ चलना शुरू कर देता है और उसके साथ बैठ जाता है। तो कह रहा है इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, अगर जो नाव है वो शांत जल में अगर बह रही है, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई। तो जो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट होगा, ये हमको बताना है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन फार्मूले पर बेस है, तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था एनसीईआरटी बुक में कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है, अगर वो फट जाए, एक्सप्लोजन हो जाए उसमें, तो जितने अंदर के बल हैं उनके कारण सेंटर ऑफ मास की गति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या उसकी पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल फोर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नाव में जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं वो नाव का ही हिस्सा हो गए। तो जब वो इधर उधर चल रहे हैं तो उससे सेंटर ऑफ मास जो है नाव का वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स के अंतर्गत आ जाएंगे, आंतरिक बल के अंतर्गत। तो देखिए कह रहा है कि एस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट। तो चूंकि किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा, इसलिए नाव का द्रव्यमान केंद्र किसी भी तरफ विचलित नहीं होगा। तो 7 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट। 2 कण हैं, प्रारंभ में वो स्थिर हैं, चल नहीं रहे। मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। अब क्या होता है कि वो अपने आंतरिक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं। ध्यान दीजिए, इंटरनल अट्रैक्शन, यहां भी इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं। कह रहा है इफ देयर स्पीड आर v एंड 2v एट एनी इंस्टेंट, अगर उनका वेग किसी क्षण विशेष में v और 2v है, तो कह रहा है देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी। तो जो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास है उसकी गति क्या होगी, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे 7वें क्वेश्चन में था सेम वैसे ही अपने आंतरिक बल के कारण वो आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ भी एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ मास गति नहीं करेगा। तो कह रहा है नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट। तो चूंकि कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स उन पर नहीं लग रहा है पार्टिकल पर,
इसलिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। तो 8 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कह रहा है मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द फ्लोर। कह रहा है एक 50 किलो द्रव्यमान का आदमी है, वो ऐसी जगह खड़ा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द फ्लोर, छत से 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द फ्लोर, मतलब फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। कह रहा ही थ्रोज ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास, वो 0.5 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पत्थर फेंकता है। डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उस 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर आधा किलोग्राम का पत्थर फेंकता है, और उस पत्थर की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द माइन एबव द फ्लोर विल बी। तो कह रहा है कि जब वो पत्थर उस फ्लोर यानी फर्श पर टकराएगा तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ माइन एबव द फ्लोर विल बी। तो आदमी की ऊंचाई उस छत से क्या होगी उस समय, ये हमको बताना है। तो देखिए फिर से समझिए, 50 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति है, वो बिना गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर खड़ा है, और जहां पर खड़ा है फर्श से उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और वहां से आधा किलोग्राम का पत्थर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फ्लोर मतलब डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर फेंकता है। तो कह रहा व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर, जब स्टोन फर्श पर पहुंचता है तो उस समय उस व्यक्ति की फ्लोर से दूरी क्या होगी ये हमको बताना है। तो एक एक चीज को देखिए, हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है सिंस द माइन इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, फोर्स ऑन माइन प्लस स्टोन सिस्टम इज 0। चूंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति ऐसी जगह स्थित है जहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो ध्यान दीजिए इससे ये मतलब निकल के आया कि आदमी और पत्थर पर कोई बाह्य बल नहीं है। फोर्स ऑन माइन प्लस स्टोन सिस्टम इज 0, कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से मुक्त स्थान है जहां पर व्यक्ति खड़ा है। अब आगे देखते हैं। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। यह ऐसी बात है कि हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है वो केवल बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स से ही इधर उधर खिसकता है यानी शिफ्ट होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा। लेट द माइन गोज x मीटर above when the stone reaches the floor them। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है 10 मीटर की हाइट पर। अब जब वो पत्थर नीचे को फेंकेगा तो जितने फोर्स से पत्थर फेंकेगा उसी फोर्स से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि किसी पर न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि आप किसी पर जितना बल लगाएंगे वो विरोध में विपरीत दिशा में आपके भी उतना ही बल लगाएगा। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो जितना बल इस पिंड पर लगेगा जो फेंका जा रहा है उतना ही आदमी पर लगेगा। बस फर्क इतना है कि वो आधा किलोग्राम का है और व्यक्ति 50 किलोग्राम का है, तो दोनों के बल महसूस में अंतर होगा, बस इतना होगा। तो यहाँ पर देखिए
कह रहा है लेट द माइन गोज x मीटर एबव एंड द स्टोन रीचेज द फ्लोर देम। अब मान लीजिए इस जगह पर व्यक्ति था, तो जब ये पिंड को फेंकेगा तो जाहिर सी बात है कि पिंड भी उस पर बल लगाएगा, तो ये x मीटर मान लीजिए स्टोन यानी पत्थर गिरने के विपरीत दिशा में शिफ्ट हुआ। तो वही अब सेंटर ऑफ मास वाला सिस्टम लगा देंगे। तो माइन इनटू कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, तो यम माइन यानी आदमी का द्रव्यमान गुणे आदमी की कितना दूरी शिफ्ट हुआ वो बराबर एम स्टोन यानी स्टोन का द्रव्यमान गुणे कितना शिफ्ट हुआ स्टोन। तो फर्श पे गिर रहा है तो 10 मीटर ऊंचाई है तो 10 कर दी। तो x इक्वल टू स्टोन का द्रव्यमान है 0.5 किलोग्राम और ये एम माइन नीचे आ जाएगा, तो माइन का द्रव्यमान है 50 किलोग्राम इंटू फ्लोर की हाइट है 10 मीटर, तो x बराबर आ गया 0.1 मीटर। देयरफॉर फाइनल हाइट ऑफ द माइन अबव फ्लोर। तो ध्यान दीजिए यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। आदमी जहां पर था वहां से 0.1 मीटर शिफ्ट हुआ, लेकिन फ्लोर से कितना हुआ, तो 10 मीटर तो पहले ऊंचे था और 0.1 और शिफ्ट हो गया, तो 10 प्लस x यानी 10 प्लस 0.1 बराबर 10.1 मीटर शिफ्ट हुआ फ्लोर से अगर जोड़ा जाए। तो सारे कॉन्सेप्ट आते हुए हम लोग थोड़ी सी गलती करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो x 0.1 मीटर आया है कि मतलब जहां पर व्यक्ति है वहां से 0.1 मीटर शिफ्ट हुआ, लेकिन फ्लोर से देखा जाए तो 10.1 मीटर शिफ्ट हुआ। तो इसको बात को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर 10.1 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो था अदिश गुणनफल और सदिश यानी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसको एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एवं वेक्टर सी आर सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 and vector a dot vector c equal to 0, then the vector parallel to vector a is। कह रहा है कि अगर 3 वेक्टर हैं a b c, उनमें से a डॉट b 0 है और a डॉट c भी 0 है, तो वेक्टर a किसके समांतर यानी पैरेलल है, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए डॉट और क्रॉस, तो डॉट में ए डॉट बी जैसे है तो ए बी कास थीटा होता है, और ए क्रॉस बी होता तो ए बी साइन थीटा होता है। तो कास थीटा में ए डॉट बी 0 है, तो कास कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, अगर ये हमको बात पता चल जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आखिर एंगल कितना है। तो इसको देखते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज। तो इसको देखते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर बी और वेक्टर सी एक साथ है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहले देखिए हम इस बात को फार्मूले से समझेंगे, फिर हम वैसे समझाएंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता है कि अगर 3 वेक्टर हों ए बी सी, तो वेक्टर ए क्रॉस अगर ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी किया जाए तो ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, मतलब एक बार इसके साथ डॉट में जाएगा, वेक्टर बी बाहर आ जाएगा, माइनस एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार ए के साथ सी गया, एक बार ए के साथ बी गया। जब ए के साथ सी गया तो बी बाहर रहा, जब ए के साथ बी गया तो सी बाहर रहा। इस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फार्मूला है एनसीईआरटी में लिखा है, इसको आप याद कर सकते हैं।
तो देखिए गिवन हमको दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। तो अगर इतनी बात हमको पता है तो यहाँ पर ए डॉट सी की जगह 0 रखेंगे, यहाँ ए डॉट बी की जगह 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एक ब्रैकेट में ये 0 हो जाएगा पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि बी क्रॉस सी एक साथ है और ए अलग है, तो बी क्रॉस सी ए के जो बी क्रॉस सी का परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो ए के पैरेलल होगा। इसको ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि दस द वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब देखिए दूसरी तरह समझ लीजिए, वो ज्यादा आसान है। हमने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान देना है कि दो प्रोडक्ट अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, मान लीजिए एक ऐसे है और दूसरा इस तरह है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये दोनों देखिए एक प्लेन में कागज के हैं। तो यहाँ पर अगर पेन खड़ा कर दिया जाए तो अब इसके घुमाव पर निर्भर करेगा कि ये अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ। अगर घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में है तो परिणामी बाहर की ओर होगा, रिजल्टेंट बाहर की ओर होगा। अगर घुमाव दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है तो परिणामी अंदर की ओर होगा, स्क्रू रूल से। यही हमने पढ़ा एनसीईआरटी में कि अगर दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो पेंच को तो अंदर धंसता है, तो अंदर की तरफ दिशा होगी, और अगर उल्टा घुमाएंगे बाईं तरफ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में तो बाहर को निकलता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर होगा और इस प्लेन के अलग प्लेन पर होगा, इन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 कह रहा है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा, और कास 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ए और बी आपस में 90 डिग्री के कोण पे हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बीच का कोण 90 डिग्री। अब देखिए कह रहा है ए डॉट सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए और सी के बीच का भी कोण 90 डिग्री है। तो मान लीजिए कि कोई ये है इस तरह वेक्टर, ये वेक्टर सी है हमारा, तो ए और सी के बीच भी एक कोण 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड उस तरह है एक्स वाई जेड। तो ये सी हमारा जेड एक्सिस में हो गया एक तरह से। तो अब अगर बी क्रॉस सी की बात करें, यानी ये बी और सी, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। तो सारी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होती हैं। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि ए सी के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, सी बी के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, और ए बी के साथ भी 90 डिग्री के कोण पर है। तो अगर हम ए के समांतर किसी को जानना चाहें तो ए जो है ये ए हमारा, इसके पैरेलल ये समांतर क्या होगा, बी क्रॉस सी। क्योंकि बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होगी, ये जिस तल पर बी क्रॉस सी है 90 डिग्री का कोण है इनके बीच, तो इससे उस तल से अलग 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी और सी ये 90 डिग्री है, तो इस बी और सी से अलग तल कौन है, ए। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए की तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट ये हो गया इस दोनों तल से 90 डिग्री के कोण पर, क्योंकि आपस में 90 डिग्री है तो इससे अलग 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए की ही दिशा हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बी क्रॉस सी हमारा ए के समांतर होगा।
तो वही कह रहा है कि दस द वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान दिया है, हमने हर बार ये चीज बताई है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा 10 का सी विकल्प करेक्ट होगा और गलती कहीं भी नहीं करना है। अगर आप सही से समझ जाएंगे तो गलती नहीं होगी। कोण वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फार्मूला भले भूल जाए। अब देखिए कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा है। कह रहा है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो ये हमको दे दिया है और थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाएंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर √3 वेक्टर ए डॉट बी। तो देखिए क्रॉस में साइन थीटा आता है, तो ए बी साइन थीटा हो गया, √3 लिख दिया। और डॉट में cos थीटा आता है, तो ए बी cos थीटा हो गया। ये फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा या cos थीटा को इधर ले आएंगे, तो साइन थीटा अपन cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा और ए बी कट जाएगा। तो √3 की वैल्यू tan थीटा में 60 डिग्री की होती है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 हो जाएगा और tan में √3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 11 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू। अब बहुत आसान है, बस ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा तो बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये एक ब्रैकेट में है, मतलब ये एक साथ इनकी बात करेंगे, डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी है, तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है यहाँ पर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इस वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि इधर को हो जाएगा जेड एक्सिस में, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस में वेक्टर सी हो जाएगा हमारा, यानी ए क्रॉस बी का ये प्रोडक्ट है वेक्टर सी। ठीक ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सब वेक्टर है। अब देखिए तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर 90, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ए और बी एक प्लेन पर है कागज के, और यहाँ पर पेन खड़ा कर दिया जाए तो 90 डिग्री जो बनेगा हमारी तरफ या अंदर की तरफ, वो तो घुमाव पर निर्भर करेगा, वो जेड है, यानी सी है, वेक्टर सी है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर इज परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर होगा। दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ये कह सकते हैं वेक्टर ए से भी देखिए 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर,
और बी से भी 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर सी है, तो ए के साथ ये बी क्रॉस सी यानी इस सी ए क्रॉस बी यानी सी की बात हो रही है, तो 90 डिग्री पर है, तो ए डॉट सी बराबर ए बी कास थीटा होगा, कास थीटा होगा, और थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो ए बी कास 90 होगा। 90 की वैल्यू 0 होती है। ये ए सी ए और सी के बीच निकालना है ना, तो ए सी इंटू कास 90 की वैल्यू 0 यानी पूरा 0 होगा, तो ए डॉट सी हमारा 0 होगा। और ये सी बराबर क्या है, बी क्रॉस ए है या ए क्रॉस बी का है, तो इसकी जगह हम ए क्रॉस बी रखेंगे अगर, और ये बाहर आ जाएगा ए, तो इसका मतलब यही तो 0 हो गया। तो बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो दिशा बदल जाएगी, लेकिन इतनी गंभीरता से यहाँ नहीं सोचना है। तो चूंकि ए और ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट सी है, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण है, और कास 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बराबर कास 90 होगा, तो 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। तो 12 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बिना किसी लापरवाही के बड़े अच्छे से समझना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज। ऐसे हमने बताया है, बिल्कुल उसी तरह आप करते चले जाइए, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए जैसे कहा है वैसे करते चले जाएंगे। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी है, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो मॉड है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा एक कास थीटा नीचे जाएगा, तो साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा, ये कट जाएंगे ए बी, तो ये आ जाएगा √3 और थीटा हो जाएगा, टैन थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये हमने थीटा निकाल लिया इस मेथड से। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है, तो फार्मूला लगा देंगे। तो ए और बी दो वेक्टर हैं, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो दो वेक्टर जब होते हैं और उनको जोड़ते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और इनके बीच इनको जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर पहले बनाते हैं, फिर ये जो इसकी पूंछ है इसके सिर पे रखते हैं और एंगल यही रखते हैं, एंगल ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये डॉट डॉट अगर यहाँ से बनाया जाए तो ये एंगल हम लेंगे, ये वाला, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे इसके और इस तरह खींच देंगे, तो कुल मिला करके हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्टेंट जो भी निकल के आएगा उसका फार्मूला होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में √a² + b² होता था, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता था, और कोई दूसरा एंगल होगा तो ये फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फार्मूला होता है किन्हीं दो अगर वेक्टर के बीच एंगल निकालना है उनको जोड़ते समय। तो अब cos tan थीटा तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये रूट हट के यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये a² + b² प्लस, अब cos थीटा की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ab होगा और रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 13 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसानी से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन निकाला है, तो इन बातों को समझने की जरूरत है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू। तो वेक्टर ए क्रॉस 0 की वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। तो देखिए किसी भी वेक्टर में अगर 0 का गुणा करेंगे तो उसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, तो इसलिए ए क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए 14 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए क्रॉस 0 इज द 0 वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। तो 15 के अंतर्गत हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड ओमेगा इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। ठीक ना? तो कुछ नहीं करना, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वही फार्मूला लगाना है। और क्रॉस प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को फार्मूला बहुत आराम से सोच समझ करके लगाना पड़ेगा। वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r होता है, तो इसको वेक्टर r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करेंगे तो माइनस साइन हमको लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो देखिए हमने जैसे आपको बताया था, तो ओमेगा दे दिया है और r दे दिया है और लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के वैसे लिख देंगे। और पहला जो दिया है जैसे ओमेगा वाला दिया है, तो 5i कैप दिया होगा माइनस 6j कैप दिया होगा प्लस 6k कैप दिया होगा। तो 5 माइनस 6 और 6 नीचे हमने लिख लिया। और r में क्वेश्चन में 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप दिया होगा, तो नीचे i के नीचे 3 लिख दिया, j के नीचे माइनस 4 लिख दिया और k के नीचे 1 लिख दिया। देखिए ऐसा ही दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए r की जगह 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, तो i j के ऊपर लिख देना है और फिर नीचे 3 माइनस 4 और 1 लिख देना। इसी प्रकार ओमेगा में करना है। अब देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे कि इस तरह लिखते हैं, पूरा करके हमने एनसीईआरटी में आपको दिखाया है। तो आई कैप लिख देंगे, ये ब्रैकेट छोड़ देंगे, प्लस जे कैप लिख देंगे, ये ब्रैकेट छोड़ देंगे, प्लस के कैप लिख देंगे, ये ब्रैकेट छोड़ देंगे। तो जब आई को लिखेंगे तो आई वाला छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे। तो माइनस 6 और 1 का गुणा होगा तो माइनस 6 होगा, माइनस 6। ठीक ना? और 6 और 4 का गुणा होगा तो 24 होगा माइनस में। तो प्लस लगेगा लेकिन माइनस है तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आई पे लिखना चाहिए। तो फिर से देखते हैं।